हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, टारगेट क्लासेस कोटा में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारा जो एग्जाम चल रहा है 29 वाला एग्जाम है। पहली यूनिट हमारी है भारत का भूगोल एवं संसाधन। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है, ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है दोस्तों, भूगोल एवं संसाधन वाली यूनिट चल रही है इंडिया लेवल वाली, सबसे पहले आपके सामने। और सबसे पहला प्रश्न आप देखिएगा ध्यान से, और पुराने टेस्टों को आप रिवाइज करते रहिए दोस्तों, क्योंकि पेपर आपका नज़दीक आ रहा है, इसलिए रिवीजन पे ज़्यादा जोर दीजिएगा। भारत में कौन सा राज्य गन्ने की सर्वाधिक मात्रा में उत्पन्न होता है? मतलब भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पे गन्ना सर्वाधिक उत्पन्न होता है? महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा उत्पन्न होता है दोस्तों गन्ना। कहां पे होता है? महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पे होता है? बताओ, गन्ना महाराष्ट्र में। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, गलत कथन बताना है आपको। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने दिए हुए हैं, इनमें से आपको एक बात यहाँ पे गलत है वो आपको बतानी है। भारत में सर्वाधिक रबड़ उत्पादन केरल है ना, करने वाला राज्य कौन सा है? केरल है। सही बात है बिल्कुल। भारत में सर्वाधिक रबड़ उत्पादन कहाँ पे होता है दोस्तों? केरल में होता है। भारत में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन कर्नाटक में होता है, 77.7% लगभग। कहाँ पे होता है? कर्नाटक के अंदर कॉफी का उत्पादन होता है। भारत में सर्वोत्तम जो चाय मिलती है वो दार्जिलिंग में मिलती है दोस्तों। कहाँ पे मिलती है? दार्जिलिंग में मिलती है। और कभी कभी तो यूं ही पूछ लेता है प्रश्न वाला कि दार्जिलिंग किस राज्य में है। आप असम मत लगा देना, क्योंकि दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है दोस्तों। कहाँ पे? दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है। सीधा ही पूछ लेता है आप लोगों से ऐसा, ठीक है। तो भारत में प्रमुख काजू उत्पादन बिहार, बिल्कुल गलत है। काजू उत्पादन केरल के अंदर होता है दोस्तों। कहाँ पे होता है? केरल की साइड होता है, बिहार में नहीं होता है। डी वाला यहाँ पे असंगत है। क्वेश्चन संख्या 3 आपकी स्क्रीन के सामने है, ध्यान से देखो क्वेश्चन संख्या 3 को, ध्यान से देखना है दोस्तों। क्वेश्चन संख्या 3 को, पीसी कल्चर का संबंध मछली पालन से है। बताओ पीसी कल्चर का संबंध किससे है? मछली पालन से है। तो बताओ एपी कल्चर का संबंध किससे है? एपी कल्चर का संबंध है मधुमक्खी पालन से। किससे है दोस्तों? मधुमक्खी पालन से संबंधित है। किसका? एपी कल्चर का। सीधा सा सवाल है, बार बार आता रहता है एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन संख्या 4, ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन संख्या 4 भी ध्यान से देखो। छत्तीसगढ़ में भिलाई लोहा इस्पात संयंत्र रूस के सहयोग से लगाया गया। तो पहला क्वेश्चन तो यही हो गया। पहला क्वेश्चन ये हो गया कि भिलाई इस्पात संयंत्र है वो कहाँ पर है? तो आपका जवाब होना चाहिए सर छत्तीसगढ़ में है। फिर आपसे मैं पूछ लूँ कि बताओ भिलाई जो लोहा इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ के अंदर वो किसके सहयोग से लगाया? तो आप बताना कि रूस के सहयोग से लगाया है। तो बताओ दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र शायद पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से लगाया गया? अब जो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र दोस्तों ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया है। किसके सहयोग से लगाया गया है? ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया है। 2 प्रश्न आपके यहाँ पे कवर हो जाते हैं। एक तो भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ के अंदर है, रूस के सहयोग से लगाया है। दूसरा दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से लगाया है। क्वेश्चन संख्या 5, क्वेश्चन संख्या 5 कह रहा है पश्चिम बंगाल रानीगंज क्षेत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है। पश्चिम बंगाल का जो रानीगंज क्षेत्र है वो कोयले के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए। जो पश्चिम बंगाल का रानीगंज क्षेत्र है ना दोस्तों, वो कोयले के लिए प्रसिद्ध है। तो अब आपको बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हीरो के लिए। किसके लिए? हीरा उत्पादन है ना। हीरो के लिए भारत का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? पन्ना जिला प्रसिद्ध है दोस्तों। और ये पन्ना जिला पड़ता है ना, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? मध्य प्रदेश में। 2 क्वेश्चन आपके यहाँ कवर हो जाते हैं। रानीगंज क्षेत्र कोयले के लिए प्रसिद्ध है पश्चिम बंगाल में, और हीरे के लिए प्रसिद्ध है भैया राजस्थान, भारत का पन्ना जिला मध्य प्रदेश के अंदर। क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट यूनिट पे आने से पहले हम बता देता हूँ कि पृथ्वी हम हमारा पर्यावरण वाली यूनिट हमारी चल चुकी है। क्वेश्चन संख्या 6 पर हम हैं। गल्फ स्ट्रीम पाई जाती है, जो गल्फ स्ट्रीम है ये गर्म जलधारा गल्फ स्ट्रीम है, कहाँ पाई जाती है? अंध महासागर की पश्चिमी किनारे पर पाई जाती है। क्या? गल्फ स्ट्रीम क्या पाई जाती है? जलधारा है ये, गल्फ स्ट्रीम पाई जाती है अंध महासागर के पश्चिमी किनारे पर। क्वेश्चन संख्या 7, इंडिया लेवल विश्व लेवल पर है ये, तो ध्यान से देखो। पृथ्वी वाला पार्ट है ना आपका उधर, ब्लैकफुट इंडियन है। ब्लैकफुट इंडियन क्या है दोस्तों? ये जो ब्लैकफुट इंडियन है ये क्या है? ये अमेरिका की एक देसी जनजाति है। क्या है? अमेरिका की देसी एक जनजाति है ब्लैकफुट। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? जो अम्लीय वर्षा होती है उसका मुख्य कारण है दोस्तों SO4 और N2O है ना। ये जो गैसें है SO4 N2O, ये किसके लिए है? अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है। क्वेश्चन संख्या 9, क्वेश्चन संख्या 9 वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चारों के चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट हैं। कौन सा असुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है ना? कौन सा सुमेलित नहीं है? अब स्टॉकहोम जो सम्मेलन हुआ था वो 1974 में नहीं हुआ। स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था 1972 में। कब हुआ था? 1972 में हुआ था स्टॉकहोम सम्मेलन। वेरी इंपॉर्टेंट है, सीधा सा पूछ लेगा आपसे कि स्टॉकहोम सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? 1972 में हुआ है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये ओजोन परत से संबंधित है। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था दोस्तों ये कनाडा में हुआ था।
और ये हुआ था 1986 में। कब हुआ था? 1986 के अंदर हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। रियो सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1997 में। अब चारों से ना आपको याद रखना है। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ? बोलो। 1972 में। मॉन्ट्रियल समझौता कब हुआ? 1986 में। रियो सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 1992 में। ठीक है। और क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ? 1997 में। तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से, ध्यान से सुनना है, निम्नलिखित में से क्षेत्र को विश्व का फलो उद्यान कहा जाता है। अरे कौन सा क्षेत्र ऐसा है जिसे विश्व का फलो उद्यान कहा जाता है? वहां पर खट्टे मीठे फल पाए जाते हैं। भूमध्य सागर क्षेत्र। कौन सा है? भूमध्य सागर क्षेत्र। क्वेश्चन संख्या 11 से पहले जान लीजिए, सरकार गठन एवं कार्य वाली यूनिट हमारी चल चुकी है और क्वेश्चन संख्या 11 हमारी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन संख्या 11, ध्यान से सुनो। न्यायालय के बाहर आपसी जो समझाइश होती है वो द्वारा विवादों को समाप्त करवाया जाता है। न्यायालय के बाहर जो आपसी समझाइश द्वारा विवादों को समाप्त करवाया जाता है वो कहाँ पर होते हैं? लोक अदालत में। कहाँ पर होते हैं? लोक अदालत में होते हैं। न्यायालय के बाहर आपसी समझाइश के द्वारा जो विवादों को समाप्त करवाया जाता है दोस्तों, वो लोक अदालत में करवाया जाता है। क्वेश्चन संख्या 12, क्वेश्चन संख्या 12 को ध्यान से सुनो और देखो। 12 वाला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? जिला कलेक्टर होता है। कौन होता है? जिला कलेक्टर। क्वेश्चन संख्या 13, ध्यान से देखो क्वेश्चन संख्या 13 को। जिला स्तर पर क्या कह रहे हैं? सीधा सा प्रश्न है। जिला स्तर विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन कौन करवाता है? जिला शिक्षा अधिकारी करवाता है दोस्तों। जिला स्तर पर जो विद्यालय के खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन होते हैं वो जिला शिक्षा अधिकारी करवाता है। क्वेश्चन संख्या 14, ध्यान से देखो क्वेश्चन संख्या 14 क्या कह रहा है? ध्यान से देखना है। 14 और 15 वाला प्रश्न एक स्थिति के हैं, एक जैसे। तो देखो, स्थानीय ग्रामीण स्वशासन की इकाई क्या है? दोस्तों यहाँ स्थानीय ग्रामीण की बात बोलिए। किसकी बात बोलिए? ग्रामीण की बात बोलिए। ग्रामीण स्वशासन की इकाई क्या है? जब ग्रामीण की बात आ जाती है तो ग्राम पंचायत आपका आंसर हो जाएगा। बट यहाँ पर क्वेश्चन चेंज होकर नगरीय लिख जाए। अगर स्थानीय नगरीय स्वशासन की इकाई आपसे पूछ ले, स्थानीय तो पहले भी था पर नगरीय आ गया ना अब, तो नगरीय स्वशासन की अगर इकाई पूछ ले तो नगर पालिका आएगी, नगर परिषद आएगा, नगर निगम आएगा। उपयुक्त सभी इसका सही जवाब आ जाएगा। क्वेश्चन संख्या 16 से पहले आपकी नेक्स्ट यूनिट भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र वाली है। क्वेश्चन संख्या 16 आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन संख्या 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन संख्या 16, नगर पालिका किस स्तर पर सरकार के रूप में कार्य करती है? जो नगर पालिका है ना वो किस स्तर पर सरकार के रूप में कार्य करती है? अभी जाना ना आपने ग्रामीण नगर के बारे में। स्थानीय स्तर पर कार्य करती है। कौन से स्तर पर कार्य करती है दोस्तों? स्थानीय स्तर पर। क्वेश्चन संख्या 17, ध्यान से देखो क्वेश्चन संख्या 17 को क्या कह रहा है? क्वेश्चन संख्या 17, लोकतंत्र में कानून का पालन करने का दायित्व होता है ना? तो लोकतंत्र में जो कानून का पालन करने का जो दायित्व होता है ना, लोकतंत्र के अंदर की पूछ रहा है कि लोकतंत्र में कानून का पालन करने का दायित्व किसके पास होता है? न्यायपालिका के पास। कहाँ पर होता है? न्यायपालिका पर होता है कानून का पालन करना लोकतंत्र के अंदर। क्वेश्चन संख्या 18, ध्यान से देखो क्वेश्चन संख्या 18 को। जनता के हित में निर्णय मुख्यतः किस सरकार द्वारा लिया जाता है? जनता के हित में जितने भी निर्णय लिए जाते हैं ना दोस्तों, वह लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। किसके द्वारा लिए जाते हैं? लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा। क्वेश्चन संख्या 19, भूमि संबंधी विवाद प्रस्तुत होता है। जो भूमि संबंधी विवाद है वो राजस्व मंडल मतलब राजस्व न्यायालय द्वारा होता है। राजस्थान में राजस्व मंडल का मुख्यालय अजमेर के अंदर है। क्वेश्चन संख्या 20, कन्या भ्रूण हत्या का कारण क्या है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? कन्या भ्रूण हत्या का कारण क्या है? रूढ़ितावादी है, परिपक्व मानसिकता है, पुत्र की इच्छा है। उपयुक्त सभी इसके कारण है। कन्या भ्रूण हत्या के प्रमुख कारण है ये। क्वेश्चन संख्या 21 से पहले बता दूं, राजस्थान की भूगोल एवं संसाधन वाली यूनिट हमारी चल चुकी है। प्रश्न संख्या 21 आपकी स्क्रीन के सामने है, ध्यान से देखना है। क्वेश्चन संख्या 21, राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग किसके बराबर है? भाई जो राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल है वो कौन से देश के बराबर है? कहने का मतलब जो राजस्थान का पूरा भौगोलिक क्षेत्रफल है वो जर्मनी के बराबर है दोस्तों। किसके बराबर है? जर्मनी के बराबर है। ध्यान रखना है 342,239 क्या है इसका क्षेत्रफल है राजस्थान का। 342,239 वर्ग किलोमीटर क्या है? क्षेत्रफल है राजस्थान का। राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने किलोमीटर लंबी है? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, सीधे सीधे प्रश्न है सारे दोस्तों, ध्यान से देखो। राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने किलोमीटर की है? स्थलीय सीमा का मतलब होता है जैसे मान लो ये राजस्थान का मैप है तो पूरी की पूरी जो सीमा लगी हुई है ना इस तरह से पूरी की पूरी है ना, तो इसे कहते हैं स्थलीय सीमा। ये है 5,920 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 5,920 किलोमीटर स्थलीय सीमा है। 1070 की बात करूं मैं तो 1070 हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ।
आई बात समझ में, रह जाएगा यहाँ। चलो नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन संख्या 23। ध्यान से देखो क्वेश्चन संख्या 23 को, क्या कह रहा है क्वेश्चन संख्या 23? कह रहा है कि चारों ओर पहाड़ियों से घिरे हुए उदयपुर बेसिन को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? जो उदयपुर के चारों ओर की जो पहाड़ियां हैं ना दोस्तों, कहाँ की? उदयपुर की जो चारों ओर की जो पहाड़ियां हैं उसे कहा जाता है गिरवा की पहाड़ियां। क्या कहा जाता है? गिरवा कहा जाता है। वागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा का एरिया है, ध्यान से आपको रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की मैं बात करूं तो क्वेश्चन संख्या 24 आपकी स्क्रीन के सामने है। असंगत आपको क्या करना है? बताना है यहाँ पर। तो देखो असंगत आपको छांटना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने है, 3 यहाँ पर सही है, 1 गलत है। बरखान क्या होता है भैया? दो ऐसे तरह का जो अर्धचंद्राकार है ना, अर्धचंद्राकार जो टीले होते हैं ना, अर्धचंद्राकार जो टीले होते हैं उन्हें बरखान कहा जाता है। जो अर्धचंद्राकार इस तरह के होते हैं, ये इस तरह के होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? बरखान कहा जाता है, अर्धचंद्राकार टीलों को। तो ये तो बिल्कुल सही है। धोरे, लहरदार रेगिस्तानी क्षेत्र के जो टीले होते हैं, इस तरह के जो होते हैं ना, इन्हें क्या कहते हैं? धोरे कहते हैं। क्या कहते हैं? धोरे कहते हैं, ये भी सही है। खादर, गहरे गड्ढे युक्त बीहड़ भूमि को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। जो गहरा गड्ढा वाला जो भूमि होता है उसे खादर कहा जाता है। खड़ीन, मुल्तानी मिट्टी नहीं है दोस्तों। खड़ीन क्या है? एक तरह से जब धोरों के बीच में ये पयाला झीलें बन जाती है ना, कौन सी झीलें बन जाती है? प्याला झीलें बन जाती है, पयाला झीलें। और इन पयाला झीलों को एक तरह से खड़ीन भी कहा जाता है। और खड़ीन का सर्वाधिक कहाँ पे विस्तार मिलता है? जैसलमेर में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? जैसलमेर में। क्वेश्चन संख्या 25, ध्यान से देखो क्वेश्चन संख्या 25 को, क्या कह रहा है क्वेश्चन संख्या 25? सुनो, समझो, ध्यान से पढ़ो। मेरवाड़ा पहाड़ियाँ निम्नांकित भौतिक इकाइयों में से किसका उपविभाजन है? मेरवाड़ा की बात करूँ मैं तो मेरवाड़ा में जिला आता है अजमेर। कौन सा इंपोर्टेंट है? अजमेर। तो ये एरिया पड़ता है मध्य अरावली श्रेणी में। किसमें पड़ता है? मध्य अरावली श्रेणी में पड़ता है। अरावली की हम बात करें तो सबसे प्राचीन है, ध्यान रखना है। वलित है, ध्यान रखना है। सबसे ऊंची चोटी है जो गुरु शिखर है, ध्यान रखना है। ऊंचाई की बात करें तो 1722 या 1727 मीटर इसकी ऊंचाई है। सीकर के एरिया की हम बात करें, शेखावटी की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ है अरावली की, ध्यान रखना है आप सभी को। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 26 से पहले नेक्स्ट यूनिट हमारी चल चुकी है राजस्थान का इतिहास, और ध्यान से आपको देखना है, इतिहास वाला ये पोर्शन हमारा चल चुका है। क्वेश्चन संख्या 26 आपकी स्क्रीन के सामने है। देखो दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन संख्या 26? मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित नहीं है। कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित नहीं है? तो मतलब बलवंत सिंह मेहता भी मेवाड़ से संबंधित है, माणिक्यलाल वर्मा भी मेवाड़ से संबंधित है, रमेश चंद्र व्यास भी मेवाड़ से संबंधित है। तीनों के तीनों किससे संबंधित है? मेवाड़ से संबंधित है। हरिनारायण यहाँ पे आंसर आ जाएगा क्योंकि ये मेवाड़ से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन संख्या 27, ध्यान से देखो क्वेश्चन संख्या 27 क्या कह रहा है? भोगीलाल पांड्या का संबंध डूंगरपुर प्रजामंडल से है, तो बताओ गोकुल भाई भट्ट का संबंध कहाँ से है? सिरोही प्रजामंडल से है। कहाँ से है? सिरोही प्रजामंडल से संबंधित है गोकुल भाई भट्ट का, और डूंगरपुर प्रजामंडल से भोगीलाल पांड्या का है, ध्यान रखना है। और वेद मग्घाराम, जो वेद मग्घाराम है ना, उसका बीकानेर प्रजामंडल से है, ध्यान रखना है। और कुंज बिहारी का संबंध, कुंज बिहारी मोदी का संबंध अलवर प्रजामंडल से है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 28 की ओर। क्वेश्चन संख्या 28 क्या कह रहा है? सिंपल सा प्रश्न है पर इंपॉर्टेंट है। देखो 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ पर हुई थी? वर्धा महाराष्ट्र में हुई थी दोस्तों। कहाँ पर हुई थी? वर्धा महाराष्ट्र में हुई थी सन 1919 के अंदर। तो वर्धा इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 29, ध्यान से देखो दोस्तों क्वेश्चन संख्या 29 क्या कह रहा है? क्वेश्चन संख्या 29 कह रहा है कि राजस्थान में एक ही आंदोलन, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा का सीधा ऐसा ही छपता है पेपर के अंदर। एक ही आंदोलन किसने चलाया था? मोतीलाल तेजावत ने चलाया था। किसने चलाया था? मोतीलाल तेजावत ने चलाया था, ध्यान रखना है। साधु सीताराम दास का संबंध कौन से आंदोलन से है? बिजोलिया किसान आंदोलन से है। किससे है? बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत 1897 में हुई थी, ध्यान रखना है। विजय सिंह पथिक का संबंध भी किससे है? बिजोलिया किसान आंदोलन से है। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 30। क्वेश्चन संख्या 30 आपकी स्क्रीन के सामने आने वाला है, आपको ध्यान से देखना है। क्वेश्चन संख्या 30, मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पर्सन आपसे कह रहा है कि मेरवाड़ा जो बटालियन है, अब मैंने पहले भी बोला था मेरवाड़ा जो है कहाँ का इलाका है? अजमेर का। बट यहाँ बात चल रही है किसकी? मुख्यालय की। तो मेरवाड़ा बटालियन का जो मुख्यालय है दोस्तों वह कहाँ पे है? बता दीजिए मुझे। वह है ब्यावर के अंदर। कहाँ पर है? ब्यावर के अंदर है। बात करें नसीराबाद की हम तो 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी राजस्थान के अंदर, ध्यान रखना है। 10 मई को हमारे तो भारत के अंदर स्टार्ट हो गई थी, सही, और 28 मई के अंदर हमारे राजस्थान में शुरुआत हो गई थी 1857 को
नसीराबाद से क्रांति स्टार्ट थी, भारत के अंदर मेरठ से स्टार्ट थी, ध्यान रखना है। और आपको पता है हमारे 6 सैनिक छावनियों में नसीराबाद, ब्यावर, खेरवाड़ा, नीमच, ये सारी की सारी भी थी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट यूनिट हमारी राजस्थान की कला एवं संस्कृति वाली आ चुकी है और क्वेश्चन संख्या 31 हमारी स्क्रीन के सामने है। किस कवि को बिज्जी के उपनाम से भी जाना जाता है? बिज्जी के उपनाम से जाना जाता है दोस्तों विजय दान देता को। किसे जाना जाता है? विजय दान देता को जाना जाता है। इसकी आती है रचना फुलवारी बाता, है ना। फुलवारी जो बाता है इसकी रचना है विजय दान देता की। बातारी फुलवारी किसकी है? बातारी फुलवारी किसकी है? विजय दान देता की है। ध्यान रखना है सूर्यमल मिश्रण की वंश भास्कर है। कौन सी है बताओ? वंश भास्कर है। ध्यान रखना है कवि श्यामल दास की वीर विनोद है। कौन सी पुस्तक है? वीर विनोद है। किसकी? कवि श्यामल दास की। चेतावनी राय चुंगटिया किसकी है बताओ? कन्हैयालाल सेठिया की, केसी सिंह बारट की है। ध्यान से देख लेना इसको कंफर्म करके, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन संख्या 32 को देखो। प्रख्यात मांड गायिका अल्लाह जिला बाई का जन्म 1 फरवरी 1902 में किस जिले में हुआ था? बात करें अपन किसकी? मांड गायिका की। मांड गायिका कौन है? हमारे राजस्थान में अल्लाह जिला बाई। कौन है दोस्तों? अल्लाह जिला बाई है। अल्लाह जिला बाई के जन्म की बात करूं तो 1 फरवरी 1902 में इनका जन्म हुआ था। ध्यान रखना है। और जन्म इनका बीकानेर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बीकानेर के अंदर हुआ था। और इन्हें सन 1982 में किससे नवाजा गया था? पद्मश्री से भी इन्हें सम्मानित किया गया था 1982 के अंदर। और बीकानेर में इनका क्या हो गया था? जन्म हो गया था। क्वेश्चन संख्या 33 ध्यान से देखो। क्वेश्चन संख्या 33 को क्या कह रहा है? क्वेश्चन संख्या 33 राजपुताना पेंटिंग्स, राजपूत पेंटिंग्स नामक पुस्तक रचना किसकी है? आनंद कुमार स्वामी की है। किसकी है? आनंद कुमार स्वामी की। क्वेश्चन संख्या 34 ध्यान से देखो। क्वेश्चन संख्या 34 को गुरु नानक जयंती प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाई जाती है? कार्तिक मास की पूर्णिमा को, है ना। कार्तिक मास की जो पूर्णिमा है दोस्तों, कार्तिक मास की जो पूर्णिमा है उसमें गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 35 ध्यान से देखो। प्रश्न संख्या 35 को क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 35 खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है? दशहरे पर की जाती है। ध्यान रखना है राजस्थान का राज्य वृक्ष है कौन सा? खेजड़ी। 1983 में इसे राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। होली की मैं बात करूं आपके सामने यहाँ पे तो फाल्गुन पूर्णिमा पर क्या मनाई जाती है? होली मनाई जाती है। जबकि धुलंडी की बात करूं तो चैत्र कृष्ण एकम को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? चैत्र कृष्ण एकम को मनाई जाती है। ध्यान रखना है आप सभी को। चलो नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन संख्या 36 से पहले भारतीय सभ्यता संस्कृति एवं समाज वाली यूनिट हमारी चल चुकी है और क्वेश्चन संख्या 36 स्क्रीन के सामने है। निम्न में से कौन सी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थी? दोस्तों ध्यान रखना है मिस्र की जो सभ्यता थी वो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थी। क्वेश्चन संख्या 37 ध्यान से देखो। क्वेश्चन संख्या 37 को निम्नलिखित में से कौन सा स्थल, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा का स्थल नहीं है? प्रश्न कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल है जो हड़प्पा का स्थल नहीं है? राखी गढ़ी भी हड़प्पा का स्थल है, सोप्ता कोह भी है, गनवेरी वाला भी है, चिरांद नहीं है। ये नवपाषाणी काल वाला है। ध्यान रखना है हड़प्पा सभ्यता का स्थल नहीं है। राखी गढ़ी भी है, सोत का कोह भी है, गनवेरी वाला भी है, ये सब हड़प्पा सभ्यता के स्थल हैं। चिरांद जो है ये बिहार में पड़ता है, ये हड़प्पा वाला स्थल नहीं है, इसलिए यह संगत हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 38 ध्यान से देखो। क्वेश्चन संख्या 38 को क्या कह रहा है? क्वेश्चन संख्या 38 हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कौन सी थी दोस्तों? उचित समतावादी वाली थी। कैसी थी? उचित समता वाली थी सामाजिक पद्धति हड़प्पा के लोगों की। क्वेश्चन संख्या 39 ध्यान से देखो। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? भैया घरों में, है ना, घरों में कुओं के अवशेष जो मिले हैं वो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। लोथल गुजरात में है, बंदरगाह वाला है। ध्यान रखना है कालीबंगा घग्गर नदी किनारे हनुमानगढ़ में है। ध्यान रखना है। क्वेश्चन संख्या 40 समझो ध्यान से। क्वेश्चन संख्या 40 को हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो मुर्दों का टीला पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सेंट जॉन मार्शल थे। ध्यान रखना हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी। नेक्स्ट यूनिट मौर्य एवं गुप्त साम्राज्य एवं गुप्तोत्तर काल वाली आ गई है। क्वेश्चन संख्या 41 ध्यान से देखो। क्वेश्चन संख्या 41 क्या कह रहा है? कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? सभी जानते हो बौद्ध धर्म अपनाया था। कौन सा अपनाया था? बौद्ध धर्म अपनाया था। ध्यान रखना है गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी के अंदर हुआ था। ध्यान रखना है। क्वेश्चन संख्या 42
42 वाले प्रश्न को ध्यान से देखो दोस्तों, क्या कह रहा है, रामपुरवा का वृषभ शीर्ष वाला अशोक, है ना, रामपुरवा का वृषभ शीर्ष वाला अशोक स्तंभ किस राज्य में है? वृषभ शीर्ष वाला अशोक स्तंभ किस राज्य के अंदर है? रामपुरवा का वृषभ शीर्ष वाला अशोक स्तंभ किस राज्य के अंदर है? ये बिहार के अंदर स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित है? बिहार के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नेक्स्ट पर हम आते हैं, क्वेश्चन संख्या 43। ध्यान से देखो क्वेश्चन संख्या 43 को, क्या कह रहा है? क्वेश्चन संख्या 43, अशोक सम्राट ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए श्रीलंका किसे भेजा था? अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका में किसे भेजा था दोस्तों? अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र को भेजा था। किसको भेजा था? अपने पुत्र महेंद्र को भेजा था। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 44। ध्यान से देखो प्रश्न संख्या 44 को, एलोरा के कैलाश मंदिर, यहाँ मंदिर ध्यान रख लेना है, मंदिर है यहाँ पर। एलोरा के कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया। एलोरा किस राज्य के अंदर स्थित है? ध्यान रखना है, जो कैलाश मंदिर है, कैलाश मंदिर है ना जो एलोरा का, कहाँ का? कैलाश मंदिर, ये कौन से वंश का है? राष्ट्रकूट शासक ने निर्माण करवाया है। इसका नाम है कृष्ण प्रथम। किसने करवाया है? कृष्ण प्रथम ने करवाया है। और ये जो एलोरा है ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन संख्या 45, ध्यान से देखो क्वेश्चन संख्या 45 को। क्वेश्चन संख्या 45 कह रहा है कि हर्षवर्धन हेनसांग भारत आया था। मतलब यूँ कह रहा है कि हर्षवर्धन के समय कौन आया भारत? हेनसांग आया था। कौन आया था? हेनसांग आया था। हर्षवर्धन के समय हेनसांग भारत आया था। हर्षवर्धन के समय कौन आया था? हेनसांग भारत आया था। ह से हर्षवर्धन, ह से हेनसांग, है ना। तो बताओ फाहान किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? फाहान किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। क्वेश्चन संख्या 46 से पहले यूनिट का नाम है मध्यकाल है आधुनिक काल। और अगले प्रश्न पे आते हैं क्वेश्चन संख्या 46 पर। क्वेश्चन संख्या 46 को ध्यान से देखो, सुभाष चंद्र बोस, क्या लिख रहा है यहाँ पे? सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज की कमान कब संभाली गई थी? आज़ाद हिंद फौज की कमान पहली बात तो रास बिहारी बोस ने स्टार्ट कर दिया था इसको, बट जो सुभाष चंद्र बोस ने जो कमान संभाली ना आज़ाद हिंद फौज की, वो संभाली थी 1943 में। कब संभाली थी? 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली थी। क्वेश्चन संख्या 47, ध्यान से देखना क्वेश्चन संख्या 47 को। साइमन कमीशन के भारत आगमन पर कमीशन का विरोध किया था किसने? किसने किया था? लाला लाजपत राय ने। ध्यान से प्रश्न को सुनना। साइमन कमीशन के भारत आगमन पर कमीशन का विरोध किया था। पुलिस द्वारा लाठी चार्ज से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। ध्यान रखना है ना। इन्होंने विरोध किया था लाला लाजपत राय ने, तो इनकी क्या हो गई थी? यहाँ पर लाठी चार्ज में मृत्यु हो गई थी। और ये घटना कब से संबंधित है? 1928 से संबंधित है। साइमन कमीशन का संबंध किससे है? 1928 से। और 1919 के अंदर क्या आया था? ध्यान रखना, रोलेट एक्ट आया था। 1922 में चोरा चोरी कांड हुआ था। ध्यान रखना है। क्वेश्चन संख्या 47 के बाद 48 पर हम आ गए हैं। 48 वाला भी ध्यान से देखना है। बात करूँ मैं, ये 1931 की बात है। कब की है? 1931 का हम देखें तो सरदार भगत सिंह को और सुखदेव को, किसको? सरदार भगत सिंह को और सुखदेव को और राजगुरु को क्या दे दी गई थी? फांसी दे दी गई थी। क्या दे दी गई थी? फांसी दे दी गई थी। ध्यान रखना है। किस वर्ष सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दे दी गई थी? ध्यान से बताओ मुझे। 1931 में। कब दे दी थी? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ है। ध्यान रखना है आप सभी को। समझ गए बात को? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 49, कौन सी है? 49 है। ध्यान से देखना है क्वेश्चन को भी। दामोदर चापेकर, नाम है दामोदर चापेकर। बालकृष्ण चापेकर, नाम क्या क्या है? दामोदर चापेकर, बालकृष्ण चापेकर। यहाँ पे आएगा महाराष्ट्र। क्या आएगा? महाराष्ट्र के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। पहली बात ये बताओ, दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर का संबंध कहाँ से है? महाराष्ट्र से है। कहाँ से है? महाराष्ट्र से। उन्होंने 1893 में, कब? 1893 में हिंदू धर्म
संरक्षणी सभा बनाई थी? पहली बात तो जो हिंदू धर्म संरक्षणी सभा है ये कब बनी थी? 1893 में बनी थी। कौन सी सभा? हिंदू धर्म संरक्षणी। दोस्तों आप मेरे वो जो एग्जाम है अपने वाले ये इन पे आप प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि प्रश्नों में आपके 3-3 प्रश्न 4-4 प्रश्न ऐड हुए हैं यहाँ पे, ताकि आप आसानी से पढ़ सको इसलिए, ठीक है। तो हिंदू धर्म संरक्षणी सभा की जो स्थापना हुई वो 1893 में हुई थी, और दामोदर चापेकर बालकृष्ण चापेकर का संबंध महाराष्ट्र से है। कहाँ से है? महाराष्ट्र से है दोस्तों। चलो नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन संख्या 50। ध्यान से सुनना क्वेश्चन संख्या 50 को क्या कह रहा है। क्वेश्चन संख्या 50 कह रहा है कि बैरकपुर की छावनी के किस भारतीय सैनिक ने चर्बी से लगे हुए कारतूसों का विरोध करते हुए 2 अंग्रेज अधिकारियों को मार डाला था? उनका नाम सभी जानते हो, मंगल पांडे हैं, जिन्होंने बैरकपुर छावनी से इनका संबंध है। भारतीय सैनिक थे, इन्होंने जो चर्बी वाली जो कारतूस बंदूक थी एनफील्ड राइफल उसका विरोध किया था, और 2 अंग्रेजों को इन्होंने मार दिया था। क्वेश्चन संख्या 51 से पहले बता देते हैं, बीमा बैंकिंग प्रणाली वाली यूनिट हमारी आ चुकी है। कौन सी यूनिट है दोस्तों? बीमा बैंकिंग प्रणाली वाली यूनिट है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 51 वाला, निम्न में से पते का प्रमाण नहीं है। अरे कौन सा ऐसा है जो अपने एड्रेस का प्रमाण नहीं है? किसका प्रमाण नहीं है? एड्रेस का प्रमाण नहीं है, आपको ये बताना है। एड्रेस का जो प्रमाण है दोस्तों, एक तो राशन कार्ड भी एड्रेस का प्रमाण है, ड्राइविंग लाइसेंस भी है, पासपोर्ट भी है। जो पैन कार्ड है ना दोस्तों, ये एड्रेस का प्रमाण नहीं है, एड्रेस का प्रमाण नहीं है, ये बात आपको याद रखना है। समझ गए बात को? अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न को देखिएगा, क्वेश्चन संख्या 52 को। क्वेश्चन संख्या 52 है हमारा, बीमा से विभिन्न प्रकार के जोखिमों द्वारा हुई हानि का प्रभाव आता है ना। ध्यान से पढ़ना प्रश्न को, क्या कह रहा है। प्रश्न आपसे कह रहा है दोस्तों, जो बीमा है ना, बीमा से विभिन्न प्रकार के जोखिमों द्वारा हुई हानि का प्रभाव क्या हो जाता है? अगर आप बीमा करा लेते हो, अगर आप बीमा करा लेते हो और विभिन्न प्रकार के जोखिमों के द्वारा अगर आपको कोई हानि होती है, तो उस हानि का क्या होता है? बीमा कराने के बाद अधिक होता है या कम होता है? प्रभाव कम हो जाता है उस हानि का, ठीक है। कब? जब हम बीमा करा लेते हैं। तो क्वेश्चन संख्या 53 को देखिएगा, सहकारी दुकान चलाई जाती है। जो सहकारी दुकान है वो चलाई जाती है सरकारी आधार पर या सहकारिता के आधार पर? सहकारिता के आधार पर चलाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन संख्या 54। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन संख्या 54 को, क्या कह रहा है। जिला मंच के निर्णय से असंतुष्ट। अगर जिला मंच पर आपको कोई डिसीजन दिया गया, आपकी कार्यवाही आपने जिला मंच पे करी और वहां के निर्णय से आप असंतुष्ट हो, तो उपभोक्ता कहां पर जा सकता है? वो जा सकता है राज्य उपभोक्ता आयोग में। कब जा सकता है? जब जिला मंच के निर्णय से असंतुष्ट हो। क्वेश्चन संख्या 55, ध्यान से देखो क्वेश्चन संख्या 55 को, क्या कह रहा है। सहकारी समिति के गठन में कम से कम सदस्य होने चाहिए, 10 सदस्य होने चाहिए कम से कम। कब? सहकारी समिति के गठन में। क्वेश्चन संख्या 56 से पहले शिक्षा शास्त्र मुद्दे वाली यूनिट हमारी चल चुकी है। क्वेश्चन संख्या 56, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्या कह रहा है। सामाजिक विज्ञान के नियामक मानदंड संबंधित आयाम निम्नलिखित आयामों में से किसे शामिल करते हैं? पढ़ रहे हो प्रश्न को ध्यान से? देखो दोस्तों क्या कह रहा है। सामाजिक विज्ञानों के नियामक मानदंड संबंधी आयाम निम्नलिखित आयामों में से किसे शामिल करते हैं? समानता को शामिल करते हैं। किसको करते हैं? समानता को। क्वेश्चन संख्या 57, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन संख्या 57 क्या कह रहा है। आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विद्या का विरोधाभासी है? जो आगमनात्मक अधिगम है ना, आगमनात्मक अधिगम है ना, वह निम्नलिखित में से किस विद्या का विरोधाभासी है? वो है व्याख्यात्मक शिक्षण का। किसका है दोस्तों? व्याख्यात्मक शिक्षण का विरोधाभासी है। मौसमी उपकरणों, प्रश्न को ध्यान से देखो, क्या कह रहा है। मौसमी उपकरणों के द्वारा मौसम संबंधी सूचनाएं एकत्र करना किसका उदाहरण है? जो मौसमी उपकरण होते हैं उनके द्वारा मौसमी संबंधी सूचनाएं एकत्रित करना किसका उदाहरण है? प्राथमिक आंकड़ों का। किसका उदाहरण है? प्राथमिक आंकड़ों का। क्वेश्चन संख्या 59, ध्यान से देखो दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 59 क्या कह रहा है। शिक्षक को श्यामपट पर लिखते समय कितने अंश के कोण पर खड़ा होकर लिखना चाहिए? जो शिक्षक होते हैं, जो मार साहब होते हैं ना, वो बोर्ड पर जब लिखते हैं
तो कितने अंश का कोण बनाकर उनको खड़ा रहना चाहिए ताकि बच्चे को आसानी से दिख जाए। ऐसा नहीं है कि तुम मार साहब लिख रहे हो और पीछे वाले बोल रहे हो मार साहब साइड में रहो हमें नहीं दिख रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसे डिग्री पे खड़े हो जाओ जो सभी बच्चे आसानी से पढ़ सके 45 डिग्री के कोण पर। कौन से डिग्री के पे? 45 डिग्री के कोण पे। क्वेश्चन संख्या 60, ध्यान से देखना है। क्वेश्चन संख्या 60 को, एक शिक्षिका विद्यार्थियों को सुझाव देती है। एक मैडम है, वो विद्यार्थियों को सुझाव दे रही है कि वह एक तालिका बनाएं जिसमें उनके द्वारा एक सप्ताह में उपयोग किए जाने वाले पानी की बाल्टियों की संख्या लिखी गई है। इस गतिविधि के बाद वह पानी के प्रयोग और संरक्षण में चर्चा शुरू करती हैं। बाल्टियां दे दी उन्होंने, एक सप्ताह में उपयोग किए जाने वाले पानी की बाल्टियों की संख्या लिख दी और इस गतिविधि के बाद वो पानी के प्रयोग और संरक्षण के बारे में चर्चा करती है। शिक्षिका कक्षा में किस प्रकार का अधिगम प्रोत्साहित कर रही है? क्वेश्चन आपको समझ में आया दोस्तों? नहीं आया तो दोबारा पढ़ लेना, आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से सुनना। जो शिक्षिका है ना, वो विद्यार्थियों को सुझाव दे रही है और वो एक तालिका बनाओ, बच्चों से कहती है भैया बच्चों एक तालिका बनाओ, है ना, जिसमें उनके द्वारा एक सप्ताह में उपयोग किए जाने वाले जो पानी की बाल्टियां है ना, उनकी संख्या लिखा दी और फिर इस गतिविधि के बाद वो पानी का प्रयोग और संरक्षण के बारे में चर्चा करती है मैडम, ठीक है ना। तो शिक्षिका कक्षा में किस प्रकार का अधिगम, किस प्रकार का लर्निंग करा रही है, बच्चों को किस प्रकार का सिखा रही है, किस प्रकार का प्रोत्साहित कर रही है, वहां पर वो कर रही है व्रत अध्ययन विधि। कौन सी विधि है दोस्तों? वह व्रत अध्ययन विधि। तो बताइए दोस्तों कैसी लगी क्लास? जोरदार लगी है तो आप चैनल पे कमेंट कर दीजिएगा कैसी लगी क्लास। और नेक्स्ट क्लास हमारी जल्दी आ रही है, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, अच्छे से पढ़ते रहिएगा।